नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहित देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम टैक्स। हमारे सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। हिंदी में कहते हैं आय कर, आय पर लगने वाला कर। कर टैक्स जो कि गवर्नमेंट के लिए राजस्व के महत्वपूर्ण साधनों में से एक साधन है। एक महत्वपूर्ण साधन है टैक्स गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, बहुत सारी परियोजनाएं चला के रखती है गवर्नमेंट जो है देश के विकास में बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। आधारभूत सुविधाएं प्रदान करती है गवर्नमेंट जनता को, बहुत सारी सामाजिक जो है सुविधाएं प्रदान करती है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की। तो इन सब के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो कई साधनों से गवर्नमेंट इकट्ठा करती है और उन साधनों में से एक महत्वपूर्ण साधन है टैक्स का। कर से भी राजस्व की प्राप्ति गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। भारत में जो टैक्सेशन के दो प्रकार हैं, दो तरीके से टैक्स वसूल किया जाता है। एक तो है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स में कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। यानी जिस व्यक्ति पर कर का भार है, जिसकी जेब से टैक्स जा रहा है, और जो कर को चुका रहा है, जिसको कर चुकाने का जिस पर दायित्व है गवर्नमेंट को, वो दोनों इसमें एक ही व्यक्ति होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि एक ए नाम का व्यक्ति है और जिसको इसी ए पर ही, ए के ऊपर ही कर चुकाने का दायित्व है और ए के द्वारा ही कर का भार वहन किया जाएगा। यानी इसकी जेब से ही टैक्स जाएगा और इसको ही गवर्नमेंट को कर चुकाना होगा। इसका गवर्नमेंट से डायरेक्ट रिलेशन है। कर चुकाने का दायित्व जो है कर ये गवर्नमेंट को खुद ही चुकाएगा प्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है कि माना कि व्यक्ति ए जो है, इस ए व्यक्ति पर कर का भार आता है, इसकी जेब से कर जाता है, कर की राशि, और लेकिन गवर्नमेंट को जो कर है वो बी के द्वारा चुकाया जाता है। कर चुकाने का दायित्व बी का है और कर का भार वहन करता है ए। यानी कि अप्रत्यक्ष कर में कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, और डायरेक्ट टैक्स में कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। अगर हम डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण लें कि डायरेक्ट टैक्स में क्या सम्मिलित होता है, क्या है डायरेक्ट टैक्स, तो जो इनकम टैक्स है, आयकर है, वो डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। यानी कि आयकर जो हम पढ़ रहे हैं वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। और जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या फिर कस्टम्स एक्ट या ड्यूटी करें, ये जो दो टैक्स हैं, कस्टम्स ड्यूटी करें इसको, ये दोनों जो है ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। आयकर करदाता की आय पर लगने वाला कर है, तो करदाता खुद ही इस आय को टैक्स को अपनी जेब से चुकाएगा। करदाता जो है खुद ही इस टैक्स का भार वहन करता है और आय कर चुकाने का दायित्व भी करदाता पर ही होता है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से करदाता द्वारा कर चुकाया जाता है आयकर। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो वस्तुओं और सेवाओं पर, सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है। तो यहां पे मान लीजिए कि बी एक विक्रेता है किसी वस्तु का, ए बी से कोई वस्तु खरीदता है जिसका मूल्य है 100 रुपए और इस पर 18 रुपए जीएसटी चार्ज किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है 18 रुपए। तो इस वस्तु का कुल मूल्य हो गया, एमआरपी हो गया 118 रुपए। आप देखिएगा, आप कोई भी वस्तु बाजार से खरीद कर लाते हैं, चाहे कोई बिस्किट का पैकेट है, कोई साबुन है, कुछ भी आप खरीद कर लाते हैं, तो उस पर लिखा हुआ होगा एमआरपी और ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा
इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब उसमें जो एमआरपी उसमें सारे कर जो है सम्मिलित है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो किसी वस्तु के बदले जो भी आप मूल्य चुकाते हैं तो आप उस वस्तु का मूल्य प्लस टैक्स दोनों आप चुका रहे हैं उस एमआरपी में। तो यहाँ पर बी किसी वस्तु का विक्रेता है और ए उससे कोई वस्तु खरीदता है जो कि 100 रुपए की है और 18 रुपए उस पर टैक्स लगाया हुआ है। तो ए द्वारा अब इस वस्तु का मूल्य चुकाया जाएगा 118 रुपए। इस 118 रुपए में 100 रुपए तो बी के हैं जो उसने वस्तु के मूल्य के रूप में वसूल किए हैं और 18 रुपए टैक्स के हैं। ये 18 रुपए अब बी को गवर्नमेंट को चुकाने हैं, यानी इन 18 रुपए चुकाने का दायित्व अब बी पर है। ए द्वारा बी को 118 रुपए दिए गए उस वस्तु के मूल्य के रूप में जिसमें कर सम्मिलित था, तो ए पर तो कर का भार हुआ, 18 रुपए जो है कर के ए की जेब से गए। अब बी है जिसने वो 18 रुपए कर के रूप में वसूल किए हैं और इन 18 रुपए चुकाने का दायित्व अब बी पर है। तो बी जो है गवर्नमेंट को 18 रुपए चुका देगा करके। तो यहां पर देखिए दो अलग अलग व्यक्ति हैं, कर का भार तो वहन किया ए ने और कर को चुकाने का दायित्व हुआ बी पर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जो कर का भार वहन करता है वह इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट को कर चुकाता है। यहाँ पर ए ने डायरेक्ट रूप से गवर्नमेंट को कर नहीं दिया, इनडायरेक्ट रूप से बी के माध्यम से गवर्नमेंट को कर चुकाया। और यहाँ इनकम टैक्स की स्थिति में ए पर कर का भार होता है और ए स्वयं ही गवर्नमेंट को कर चुकाता है। कर चुकाने दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, कर का भार वहन करने वाला और कर चुकाने वाला। तो इस प्रकार डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो प्रकार हैं टैक्सेशन के जो हमारे देश में प्रचलित हैं। और आयकर जो है, इनकम टैक्स जो है, एक डायरेक्ट टैक्स है। अब हम बात कर रहे थे आय की, किसी भी व्यक्ति की आय पर चुकाया जाने वाला कर आयकर कहलाता है। तो आय से हमारा क्या तात्पर्य है? देखिए, आय में आय के अलग अलग शीर्षक बनाए गए हैं। इनकम टैक्स में जो है आय को अलग अलग शीर्षकों में बांटा गया है। हेड्स ऑफ इनकम, इनको हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं, आय के शीर्षक। आय से हमारा क्या तात्पर्य है? तो इनकम टैक्स में आय के अलग अलग शीर्षक बनाए गए हैं। इसको 5 शीर्षकों में बांटा गया है आय को। पहला है वेतन से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है और उसको वेतन प्राप्त होता है तो वेतन उस व्यक्ति की आय मानी जाती है और इसको कर चुकाना पड़ेगा अपने वेतन पर। दूसरा है मकान संपत्ति से आय। अगर किसी व्यक्ति के पास मकान संपत्ति है, कोई दुकान है, गोदाम है मकान के रूप में, और वो उस मकान संपत्ति को किराए पर उठाता है और किराए से आय प्राप्त करता है, तो भी उस व्यक्ति को उस किराए की आय पर कर चुकाना पड़ेगा। वो उस किराया जो है उस व्यक्ति की आय मानी जाएगी, मकान संपत्ति से आय मानी जाएगी। व्यापार या पेशे की आय, अगर किसी के पास वेतन की आय नहीं है, मकान संपत्ति से आय नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति व्यापार करता है, बिजनेस करता है, कोई दुकान करता है, या फिर कोई व्यक्ति पेशे में है, यानी डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर किसी प्रकार का पेशा करता है, व्यापार करता है और उससे जो आय कमाता है वो उसकी आय मानी जाती है और उसको उस आय पर कर चुकाना पड़ता है। 4 नंबर है पूंजी लाभ, कैपिटल गेन्स। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को मतलब वेतन से कोई आय प्राप्त नहीं होती, मकान संपत्ति से अगर कोई आय नहीं है, व्यापार अथवा पैसे से कोई आय नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई संपत्ति बेचकर लाभ कमाता है तो वो भी उसकी आय मानी जाती है और उसको आयकर के अंतर्गत कर चुकाना पड़ता है। अन्य साधनों से आय, जो भी आय इन ऊपर लिखे शीर्षकों में नहीं आती, यानी अगर वेतन की आय नहीं है, कोई व्यक्ति मकान संपत्ति से आय नहीं कमा रहा, व्यापार या पेशे की आय भी नहीं है, पूंजी लाभ भी नहीं है,
इनके अलावा अगर और किसी प्रकार की जो आय कमा रही है, अन्य रूप से कोई आय कमाई जा रही है, वो अन्य साधनों से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य हो जाती है और उस आय पर आयकर के अंतर्गत कर चुकाना पड़ता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे व्यक्ति की, करदाता और व्यक्ति। तो करदाता कौन है? करदाता वो व्यक्ति है जिसको इनकम टैक्स एक्ट 1961 आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी है। करदाता वह व्यक्ति है जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या फिर अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी है। करदाता वह व्यक्ति है, तो यहां पर व्यक्ति कौन कौन है, व्यक्ति की परिभाषा हम जानेंगे। व्यक्ति पर्सन्स के लिए जो परिभाषा दी गई है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। व्यक्ति कौन कौन होते हैं? जब हमने करदाता की बात करी तो हमने बोला कि करदाता ऐसा व्यक्ति, तो व्यक्ति कौन कौन होते हैं? व्यक्ति में एक व्यष्टि यानी इंडिविजुअल। व्यष्टि का मतलब होता है प्राकृतिक प्राणी, इंसान। हमारा तात्पर्य यहां पर इंसान से है। इसमें स्त्री, पुरुष, पागल, दिवालिया, अवयस्क सभी सम्मिलित होते हैं। तो आयकर की दृष्टि में एक व्यक्ति है, व्यक्ति की परिभाषा में एक व्यष्टि सम्मिलित होता है। दूसरा, एक हिंदू अविभाजित परिवार। अगर हिंदू परिवार अपनी पैतृक संपत्ति से कोई व्यवसाय चलाता है और आय प्राप्त करता है तो वो हिंदू अविभाजित परिवार कहलाता है। और हिंदू अविभाजित परिवार को भी, इसको शॉर्ट में HUF या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। और हिंदू अविभाजित परिवार के एक व्यक्ति की परिभाषा में आता है और उसको भी अपनी आय पर कर चुकाना होता है। एक फर्म, पार्टनरशिप फर्म व्यक्ति कहलाती है जिसमें साझेदार मिलकर कोई व्यापार करते हैं और अपने लाभों को किसी अनुपात में बांटते हैं, व्यापार के लाभों को। एक कंपनी को भी व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी पूंजी अंशों में विभक्त होती है, अंश पूंजी होती है। और तो एक कंपनी भी व्यक्ति की परिभाषा में सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तियों का समुदाय या व्यक्तियों का समूह। अगर व्यक्ति मिलकर किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई व्यापार करते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक जगह एक साथ मिलकर व्यापार करते हैं, तो व्यक्तियों का समुदाय कहलाता है। व्यक्ति मतलब कंपनी, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर साथ में मिलकर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई व्यापार करते हैं तो व्यक्तियों का समुदाय कहलाता है और वो व्यक्ति की परिभाषा में शामिल होते हैं आयकर की दृष्टि से। या फिर व्यक्तियों का समुदाय, व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों का समूह भी व्यक्तियों का समुदाय के जैसे है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो है व्यक्ति यानी जो इंसान है वो एक साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं तो वो व्यक्तियों का समूह कहलाता है। और इनको भी व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है। स्थानीय सत्ता लोकल अथॉरिटी पे भी आयकर लगाया जाता है। लोकल अथॉरिटी से हमारा तात्पर्य है नगर पालिका है, नगर निगम, नगर परिषद, ये सभी स्थानीय सत्ता कहलाती है और इनको भी व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है। सातवां है कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन्स, यानी जो देवी देवता है, भगवान है, इनको भी आयकर में सम्मिलित कर लिया जाता है। अगर किसी मंदिर में आय प्राप्त की जाती है तो उस आय पर भी कर लगाया जाता है। तो कृत्रिम व्यक्ति को भी व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है। और कृत्रिम व्यक्ति अगर आय कमाता है, जैसे मंदिर में आय प्राप्त की जाती है, तो उसको भी इनकम टैक्स के अंदर अपनी आय पर कर चुकाना होता है। और जैसे कोई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी है, वो भी कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है। अजमेर विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय है, ये सब कृत्रिम व्यक्ति के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने बात की थी करदाता ऐसा व्यक्ति है, तो यहां पर वो व्यक्ति से मतलब इन सभी व्यक्तियों से है। एक व्यक्ति, एक हिंदू अविभाजित परिवार,
फर्म, कंपनी, व्यक्तियों का समुदाय एवं व्यक्तियों का समूह है, स्थानीय सत्ता के व्यक्ति, ये सभी करदाता माने जाते हैं। तो करदाता एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने का वो उत्तरदायी है। अब हम बात करते हैं आयकर कानून की। तो आयकर कानून, हमने जब करदाता की परिभाषा की बात की थी तो हमने बोला कि करदाता एक ऐसा व्यक्ति है जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी है। तो आयकर अधिनियम 1961 जो है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आयकर पर लागू होता है। मतलब आयकर जो है इस एक्ट के, इस अधिनियम के अधीन है। जो भी आयकर से संबंधित प्रावधान है, व्यवस्थाएं हैं, जो भी धाराएं हैं, नियम, वो सारे इस एक्ट में दिए गए हैं। लेकिन अगर हमको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, अगर हम इनकम टैक्स लॉ की बात करें, इनकम टैक्स कानून की बात करें, तो केवल इस अधिनियम से कुछ नहीं होता, और भी कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें इनकम टैक्स के संबंध में प्रावधान, धाराएं, अनुसूचियां दी हुई है, ये 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ था। एक्ट हमको बताता है कि क्या करना है। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो ये बताता है क्या करना है, और जो काम करना है उसको कैसे करना है ये बताया जाता है रूल्स के द्वारा। तो जो इनकम टैक्स एक्ट के लिए जो अनुपूरक हैं वो है इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो इनकम टैक्स में तो प्रावधान, धाराएं हैं, और इनकम टैक्स रूल्स में ये बताया गया है कि क्या प्रक्रिया होती है किसी प्रावधान को लागू करने के लिए, कौन से फॉर्म भरने होते हैं, कौन से प्रपत्र, कौन से डॉक्यूमेंट काम में लेने हैं, ये सब रूल्स में बताया जाता है। तो एक्ट बताता है क्या करना है और रूल्स बताते हैं कैसे करना है। इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स के अलावा नोटिफिकेशंस, अधिसूचनाएं, समय समय पर सरकार अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशन जारी करती है। ये जो नोटिफिकेशंस हैं ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, और इनमें जो है किसी कार्य को करने के संबंध में ये बताया जाता है कि जैसे कोई किसी प्रकार की, जैसे मान लीजिए पूंजी लाभों की गणना में कुछ परिवर्तन हो गया है, तो समय समय पर अधिसूचनाएं जारी करके और जो है सूचित किया जाता है, बताया जाता है, नोटिफाई किया जाता है कि अब इसमें ये बदलाव आए हैं किसी प्रकार के प्रावधान में। 4 नंबर है सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशन। जो बोर्ड है आयकर के लिए, हमने बात करी थी कि आयकर जो है वो एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, और इस डायरेक्ट टैक्स के ऊपर एक बोर्ड गठित किया गया है, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पहले डायरेक्ट टैक्स में गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स ये भी सम्मिलित थे, लेकिन अब ये दोनों टैक्स हटा दिए गए हैं। अब केवल डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स ही आता है, और जो डायरेक्ट टैक्स जो बोर्ड, जो संस्था देखती है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वो समय समय पर सर्कुलर जारी करता है, और इस सर्कुलर्स विभागों के लिए होते हैं, विभागों को काम कैसे करना है वो बताया जाता है सर्कुलर्स में। और जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, वो समय समय पर क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण भी जारी करती है। अगर किसी धारा को लेकर, किसी प्रावधान को लेकर अगर कोई मतभेद है, कोई संदेह की स्थिति है, तो यहाँ पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है, उसके संबंध में क्लैरिफिकेशन दिया जाता है, समझाया जाता है कि इस धारा का ये मतलब लगाया जाना चाहिए। अगर संदेह हो, कोई अगर अस्पष्ट हो कोई धारा, तो इसके संबंध में क्लैरिफिकेशन दिया जाता है। 5वां है फाइनेंस एक्ट।
फाइनेंस एक्ट जो है वित्त मंत्री द्वारा बजट के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। और फाइनेंस एक्ट में, यानी फाइनेंस एक्ट का मतलब वित्त अधिनियम, वित्त अधिनियम ये हर साल वार्षिक होता है और वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट के समय प्रस्तुत किया जाता है। तो फाइनेंस एक्ट में जो भी परिवर्तन किए जाते हैं, जो भी नए प्रावधान लाए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट में लागू किए जाते हैं। कोर्ट केसेस या डिसीजन, कई बार करदाता और आयकर विभाग के मध्य विवाद हो जाता है किसी मामले को लेकर, तो फिर जो करदाता है वो जो है अपील करता है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, और उसके बाद जो है अगर वहां पर अगर उसकी सुनवाई नहीं हो जाती या फिर आगे अगर वो उस अपने केस को ले जाना चाहता है तो फिर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक पहुंच जाता है। तो जो कोर्ट केसेस हैं, उन विवादों के संबंध में जो भी निर्णय दिए गए हैं, जो भी डिसीजन हुए हैं, वो भी फिर इनकम टैक्स कानून का हिस्सा बन जाता है। तो इनकम टैक्स कानून अगर हमको जानना है, पूरी व्यवस्था समझनी है, तो केवल हमको इनकम टैक्स एक्ट को ही मद्देनजर नहीं रखना है। इनकम टैक्स के अलावा, इनकम टैक्स एक्ट के अलावा इनकम टैक्स रूल्स हैं, फिर जो सरकार द्वारा नोटिफिकेशंस, अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, वो भी ध्यान में रखनी होती है, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस भी ध्यान में रखने होते हैं, और जो प्रत्येक वर्ष जो वित्त अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है, और साथ ही साथ जो कोर्ट के जो डिसीजंस आए हैं उनको भी ध्यान में रखना होता है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है, तब जाकर पूरी कानून की समझ आती है। अब एक महत्वपूर्ण बात हम ये करेंगे कि करदाता को जो कर चुकाना पड़ता है, हमने बात करी कि करदाता एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या फिर अन्य कोई राशि चुकानी होती है। तो वो राशि जो चुकानी होती है, कौन सी आयकर चुकानी होती है? तो यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो है गत वर्ष और दूसरा है कर निर्धारण वर्ष। तो करदाता को आयकर चुकाना होता है, करदाता एक ऐसा व्यक्ति जिसको आयकर चुकाना होता है। कौन सी आयकर? गत वर्ष में कमाई गई आयकर। करदाता को अपने गत वर्ष में कमाई गई आय पर कर निर्धारण वर्ष में आयकर चुकाना पड़ता है। वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है कर निर्धारण वर्ष, वो है 2020-21। जो वर्ष है कर निर्धारण वर्ष, वो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जो वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो अभी जो वर्तमान में हमारा कर निर्धारण वर्ष चल रहा है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 चल रहा है। और इस कर निर्धारण वर्ष में गत वर्ष यानी पिछला वर्ष, इससे तुरंत जो पिछला वर्ष है वो हो गया 2019-20। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो करदाता को गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर चुकाना पड़ता है। यानी जो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 है और इससे पिछला वर्ष गत वर्ष कहलाता है, या वित्तीय वर्ष भी कहते हैं इसको। गत वर्ष को कई बार वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है। तो अगर वित्तीय वर्ष कह लो, गत वर्ष कह लो, एक ही है। तो गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर चुकाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो अभी जो चालू वर्ष चल रहा है इस वर्ष में आय कमाई और इसी वर्ष हमको कर चुकाना है। गवर्नमेंट जो है, सरकार है, वो बहुत समय देती है, बोलती है पहले आप पूरे साल अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरे साल आप आय कमा लो, फिर इसका अच्छे से कैलकुलेशन कर लो, आय की गणना कर लो, और फिर अगले साल में आप आय की गणना करके और निर्धारित करो की दर से आप टैक्स चुका लो। मतलब पूरा समय देती है, पूरे साल आप इनकम कमा लो, फिर इसकी गणना कर लो और फिर अगले साल कर चुका दो कर निर्धारण वर्ष में। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, वो 3-4 अपवाद हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें करदाता को जिस वर्ष आय कमाई जाती है उसी वर्ष कर चुकाना होता है। सामान्यतः करदाता को जिस वर्ष आय कमाई जाती है उसके अगले वर्ष में कर चुकाना होता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं, कुछ अपवाद हैं। अगर अनिवासी समुद्री जहाज की व्यापार से आय,
का व्यापारी है और वो व्यापार से अगर आय कमा रहा है, भारत में व्यापार करके आय कमा रहा है, तो उसको जिस वर्ष उसने आय कमाई है उसी वर्ष उसको कर चुकाना होगा। अगले वर्ष तक इंतजार नहीं किया जाएगा। अनिवासी समुद्री जहाज की व्यापार से आय, ये मान लीजिए ये इंडिया है और यहां पर कोई स्पॉट पर कोई जहाज खड़ा है, यहां पर आया है कोई जहाज, समुद्री जहाज है, स्पॉट पर जहाज है और ये अनिवासी है और ये भारत से कुछ सामान जो व्यक्ति यात्री या फिर कोई और किसी प्रकार की कोई डाक लेके जा रहा है, दूसरे देश जाएगा। अनिवासी है, वापस लौटेगा नहीं लौटेगा इसका पता नहीं। तो सरकार ये कहती है कि जो भी आय इसने यहाँ पर जहाज से समुद्री जहाज के मालिक ने जो भी आय प्राप्त करी है यहाँ पर सामान से यात्रियों से, उस आय का 7.5% जो भी उसने राशि वसूल करी है उसमें से उसका 7.5% लाभ मान लिया जाए, आय मान ली जाए और इस 7.5% आय पर कर लगा दिया जाए और इस जहाज के मालिक को अपनी कुल जो उसने रेवेन्यू प्राप्त किया है उसका 7.5% पर इनकम टैक्स चुकाना होगा जहाज के रवाना होने से पहले। यानी कि जो अनिवासी समुद्री जहाज है अगर ये किसी प्रकार की आय कमाता है, उस आय का 7.5% उसका लाभ मान लिया जाएगा, आय मान ली जाएगी और 7.5% पर इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा और उस जहाज के रवाना होने से पहले उसको वो कर चुकाना पड़ेगा। यानी कि जिस समय उसने आय कमाई है उसी समय उसको कर की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो पहला जो है, हम वैसे तो सामान्यतः क्या होता है कि जिस वर्ष आय कमाई जाती है उसके अगले वर्ष में यानी कर निर्धारण वर्ष में कर चुकाया जाता है, लेकिन अनिवासी समुद्री जहाज के व्यापार से आया है तो उसको उसी समय कर चुकाना पड़ता है जिस वर्ष में उसने आय कमाई है। ये अपवाद है। दूसरा, व्यापार अगर बंद कर दिया जाए, व्यापार बंद होने की स्थिति में अगर किसी वर्ष अगर व्यवसायी अपना व्यवसाय बंद कर दे तो उसकी सूचना 15 दिन के अंदर अंदर आयकर विभाग को देनी पड़ती है और फिर आयकर विभाग द्वारा व्यापार बंद होने की स्थिति में जिस वर्ष में व्यापार बंद हुआ है उस वर्ष की आय की गणना कर ली जाती है और कर निर्धारण कर दिया जाता है और उसी वर्ष उस पर कर लगा दिया जाता है। अगले वर्ष तक इंतजार नहीं किया जाता। अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर जा रहा है, भारत छोड़कर जाने की दशा में अगर कोई व्यक्ति किसी वर्ष भारत छोड़कर जा रहा है, विदेश जा रहा है और उसके वापस आने की कोई संभावना नहीं है, तो आयकर विभाग द्वारा जिस वर्ष उसने आय कमाई है, जिस वर्ष वो भारत छोड़कर जा रहा है, उस वर्ष की आय पर उसी वर्ष कर लगा दिया जाता है। अगले वर्ष तक, कर निर्धारण वर्ष तक इंतजार नहीं किया जाता। और इसमें एक और अपवाद है कि ऐसे व्यवसाय जो अल्प अवधि के लिए किए गए हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए हैं। अगर कोई, जैसे हमने बात करी थी व्यक्तियों के समुदाय की, व्यक्तियों के समूह की, तो अगर वो लोग मिलकर कोई व्यापार करते हैं अल्प अवधि के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए, सीजनल कोई व्यापार कर रहे हैं, मौसमी कोई व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसे व्यवसाय की आय पर भी जिस वर्ष में आय कमाई गई है उसी वर्ष कर लगा दिया जाता है। अगले वर्ष तक, कर निर्धारण वर्ष तक इंतजार नहीं किया जाता। तो इस प्रकार ये कुछ 5-6 अपवाद हैं जिनमें जिस वर्ष आय कमाई जाती है उसी वर्ष कर लगा दिया जाता है। इनके अलावा सामान्यतया गत वर्ष के आय पर कर निर्धारण वर्ष में आयकर लगाया जाता है। आज की क्लास में हमने आयकर का इंट्रोडक्शन किया और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो भी पढ़ाया आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।